दो पेरेंट्स जिन्हें एक लेटर मिलता है जिसका मतलब कुछ ये था। ये कुछ सेंस नहीं बनाता है, पर उन्हें एक बॉक्स भी मिला था उसके साथ। जब उन्होंने बॉक्स खोला तो उन्हें अस्थियाँ मिलती हैं और साथ ही साथ उन्हें उसके साथ फ़ोटो भी मिलती है और फ़ोटो को देख के वो समझ जाते हैं ये अस्थियाँ उनकी बेटी की है। ओताकू, जिसे ये कमरा अभी जन्नत से कम नहीं लग रहा हुआ, क्योंकि जिसमें इतनी सारी एनीमे मांगास हैं कि उसका पूरा दिन इन्हें पढ़ते निकल जाएगा और वो इसका फेवरेट काम। हमने ओताकू का मतलब समझ लिया है, तो ये हमें आगे काम आएगा। वापस चलते हैं अपने केस पर। एक मारिया नाम की बच्ची रोज की तरह अपने एक दोस्त के घर खेलने जा रही होती है। वो रोड पे होती है, तभी उसे एक आदमी मिलता है। आदमी उसे रोक के कहता है कि मैं तुम्हें कार से ड्रॉप कर देता हूँ। मारिया उसके साथ बैठ जाती है। वैसे जो उसे आदमी मिलता है उसके हाथ कुछ ऐसे दिखते थे। वो आदमी उसे ब्लैक निसान में बिठा के टोक्यो वेस्ट के जंगल में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद वो 30 मिनट उससे बात करता है और फिर मारी सोचती है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ जंगल में खो चुके हैं, तो वो रोने लगती है। वो किलर को ये बात कुछ अच्छी नहीं लग रही होती है और वो उसका गला दबा देता है और उसके बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना चालू करता है। उसका इतने से भी मन नहीं भरा था। वो उसके कपड़े उतार के अपने साथ ले जाने लगता है एज अ ट्रॉफी, पर वो इससे भी बुरी चीज़ें करना चालू करता है। वो वापस जाता है उस बॉडी के पास, उसके हाथ काट के, उसके दांत के टुकड़े तोड़ के और फिर उसकी आंखें निकाल के अपने साथ ले जाता है एज अ रियल ट्रॉफी। वो किलर घर पे आता है, वो ऑर्गन्स को वो जला देता है और उनकी राख को पार्सल में पैक करके वो पेरेंट्स को भेज देता है मारी के, और साथ ही साथ उनके कपड़ों की फ़ोटो, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये उन्हीं की बच्ची है। अस्थियाँ पहुंचने के बाद वो उनके पेरेंट्स को कॉल करता है और कॉल करने के बाद उनकी रोने की आवाज़ सुन के वो हंसता है और उसकी रिकॉर्डिंग कुछ ये है। ये आदमी आगे जाके ऐसे क्राइम्स करेगा जिनकी वजह से ये ओताकू किलर बन जाता है पूरे जापान का। तो ये है उस किलर की फ़ोटो। इस किलर का नाम तुजुमो मियाजाकी है। मियाजाकी बचपन से ही बहुत होशियार था अपनी पढ़ाई लिखाई में, पर उसके पेरेंट्स उसे हमेशा मारते रहते थे ताकि उसके मार्क्स अच्छे आते रहे। पर उसके हाई स्कूल में आते आते मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने लगे। उसके पेरेंट्स उसे बहुत मारते भी थे और उसकी बहनें उसके हाथों को देख के बहुत ज़्यादा ही चिढ़ाती थी। उसके फादर उससे बात भी नहीं करते थे क्योंकि उसके हाथ अजीब थे। उसे घर में एकदम अलग माना जाता था। इन सब चीज़ों की वजह से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ने लगी थी। एक इंटरव्यू में बताया कि वो सुसाइड करने वाला, पर वो सुसाइड नहीं कर पाया क्योंकि उसके ग्रैंडपा थे तब, जो अकेले थे, जो उसे घर पे प्यार करते थे। पर एक दिन उसके ग्रैंडपा की भी डेथ हो जाती है और उसकी मेंटल हेल्थ एकदम ही बिगड़ जाती है और वो बहुत सारी हेंटाई एनीमे, डार्क एनीमे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे देखने लगता है, जिसकी वजह से उसे ब्रूटल से ब्रूटल चीज़ भी बोरिंग लगने लगती है। कुछ स्टेटमेंट ऐसी भी मिले हैं कि वो अपनी बहनों को नहाते हुए स्टॉक करता था और उसकी बहनें अपनी मम्मी को बुलाती थी, तब वो उन दोनों पे ही चिल्लाता था। उसके हाथों का अजीब होना उसके वक्त से पहले पैदा होने की वजह से हुआ था। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी बुरी हो गई थी कि उसने एक दिन अपने दादा की अस्थियां खाना चालू कर दिया था। उसे जब ब्रूटल चीज़ें देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, तब उसने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उसने फोटोग्राफी का एक कोर्स किया और वो अपने ही कॉलेज की खेलती हुई लड़कियों की स्कर्ट की फ़ोटो लेता था। ये बंदा 22 साल की उम्र में चाइल्ड पॉर्न से भी एडिक्ट था और ये इसी उम्र में अपनी बहनों को नहाते हुए स्टॉक करता था। इसकी मेंटल हेल्थ बहुत हद तक बिगड़ चुकी थी, तो ये अपने 26 बर्थडे में अपने आपको एक बच्ची गिफ्ट करता है जिसका ये रेप करता है और उसे मार के उसी डब्बे में पैक करके अस्थियाँ भेज देता है उनके पेरेंट्स को। पर यह आदमी आगे जाके भी बहुत से क्राइम करता है। 3 अक्टूबर 1988 मोसामी एज 4, 1 मंथ लेटर एरिका एज 4, 6 जून 1989 एज 5, अयाको नोमोटो। ये उन्हें मारने से पहले जबरदस्ती उनके कपड़े उतारता था, फिर वो अपने घर पे लाके उनकी बॉडीज का ब्लड पीता था, उनके फ्लैश को खाता था और फिर जो बच जाता था वो उनके पेरेंट्स को भेजकर फिर उनके कॉल करके उन पर हंसता था। 23 जुलाई 1989 एक पार्क में ये बंदा अपना लेंस लेके एक बच्चे के मेन पार्ट में डाल रहा होता है, तभी उसके फादर आ जाते हैं और ये तभी वहाँ से भाग जाता है। भागते टाइम ये अपनी कार को वहीं पे छोड़ जाता है और जब ये वापस आता है तब इसे जापानीज पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर इसे जापानीज कोर्ट ले जाया जाता है। जापानीज कोर्ट में ले जाया जाके इसे डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। पर यह आदमी फांसी से बचने के लिए कोर्ट को कहता है कि ये नहीं कर रहा था वो, ये सब जो इससे ये सब करवा रहा होता है वो इसका अल्टर ईगो होता है। कोर्ट इसे मेंटल हॉस्पिटल भेजती है, पर वहाँ पे भी यही पता चलता है कि मेंटली पूरा फिट है और अपने अल्टर ईगो रेड मैन के बारे में ये इसलिए कहता है ताकि ये फांसी से बच पाए। 17 जून 2008 इसे डेथ सेंटेंस सुना दी जाती है। इसी के साथ ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।